हेलो दोस्तों, मैं उदय कुमार ठाकुर आप सभी को मैथ्स वाई के ठाकुर में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी जो है हम लोग बिहार प्राइमरी टीचर का जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और आज का प्रैक्टिस सेट जो है 8 रहेगा और 8वां प्रैक्टिस सेट का जो है आज का ये वीडियो मैथ का वीडियो है, ठीक है ना। तो 8वां प्रैक्टिस सेट का जो है कुल 20 क्वेश्चन जो है मैथ का क्वेश्चन है जो इसमें जो है हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बहुत मजा आने वाला है, धुआंधार तरीके से जो है बहुत कुछ नए सीख के जाने वाले हैं। तो प्लीज़ जो है वीडियो में जो है शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे और यदि आप मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम लॉस किए जो है हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा कि निम्नलिखित को हल कीजिए। एक्स माइनस वाई का क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का क्यूब इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। देखिए पिछले ही शीट में हमने एक आपको फॉर्मूला बताया था कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू होगा 3abc। कब होगा? जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब कंडीशन है कि जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc होगा। तो जरा हम इस सबको जोड़ के देख लेते हैं, कहीं 0 तो नहीं आ रहा। तो हम देखें कि x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स। तो देखिए ये y से y कैंसिल हुआ, z से z कैंसिल हुआ, x से x कैंसिल हो गया, क्या आ गया सर? 0 आ गया। तो जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। तो ऐसा ना कि 3xyz मार दीजिएगा, यहाँ a की जगह पर देखिए x माइनस वाई है, b की जगह पर y माइनस जेड है और जेड की सी की जगह पर z माइनस एक्स है। तो इसलिए हमारा आंसर जो इसका हो जाएगा 3। a की जगह पर कितना है? x माइनस वाई, बी की जगह पर y माइनस जेड और सी की जगह पर z माइनस एक्स। तो जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है 3abc। abc की जगह पर यहाँ पे ये पॉइंट था जो हमने दे दिया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है फर्स्ट क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए मेरे दोस्त, 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा जो है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 138 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 8% की हानि हुआ, तो 4% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। देखिए मेरे दोस्त, कोई भी चीज़ का जो है, कोई भी चीज़ का मूल्य जो है अपने आप में 100% होता है। जैसे कि 8% हानि होने का क्या मतलब है कि अगर कोई वस्तु वो 100% पर खरीद के लाया होगा तो उसको वो 92% पर, मतलब 92% पर जो है बेच दिया होगा, तभी तो उसको 8% का हानि हुआ। और यही 92% का मान तो दिया हुआ है आपको, क्या? 138 रुपया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 92% बराबर है, अगर 138 रुपया, 92% बराबर है 138 रुपया, तो 4% का लाभ कमाना है। 4% का लाभ का मतलब क्या कि 100 की वस्तु को कितना बेचिएगा? तो 104 में। तो हमको 104% का मान निकालना है, बस हो गया हिसाब खत्म। तो 104% का मान कैसे निकलेगा? 138 अब बटा ये 92 कर देंगे, ठीक है ना। तो ये 1% का मान हो गया, अब गुने 104 के निकाला है तो 104, बस काट दीजिए। कितना से कटेगा ये, है ना। अगर चले नहीं दिख रहा है तो जो है इसको 46 दुना ये 92 है ना, और ये जो है आपको 6 और 9, ठीक है। 9 दूना 18, 6 दूना 12, 13। अब देखिए ये 23 दूना 46 है, 23 तिया 69 होता है, 2 से जो है ये 52 दूना जो है 104 होता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये 52 में जब 3 से गुना हुआ तो 52 तिया कितना होता है? 52 तिहाई होगा 156, 50 तिहाई 150, 2 तिहाई 6, 52 तिहाई 156। तो 156 जो कि है ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे इस क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन है, कहता है कि उस धनराशि के लिए ब्याज दर, मतलब उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर स्वयं के 14,641 बटा 10,000 गुनी हो। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए जब भी आपको इस प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज पर जो है आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहे और रेट पूछे तो क्या कीजिए कि जैसे ये 14,641 अब बटा 10,000 है, राइट।
तो इस प्रकार से रहे। तो अगर जैसे 2 साल के रहे तो वर्गमूल चढ़ा दीजिए, 3 साल का रहे तो क्यूब रूट कर दीजिए, 4 साल का रहे तो फोर्थ रूट कर दीजिए, जितना साल के रहे कर दीजिए। इस ऐसे कर देने से क्या होगा कि वो 1 साल में कितना गुनी हो रहा है सो पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 4 साल है तो हम फोर्थ रूट निकाल रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 4, 4 को लड्डू है तो नीचे तो 10 आ जाएगा, ये ऊपर जो है किसका होगा। तो देखिए अगर जैसे कि 121 गुने हम 121 करते हैं, ठीक है ना, 11 के लिए, तो 121 है ना, 121 हो गया। 2 से करेंगे तो ये 242 और फिर जो है 121, 1 4 4 2 6 4 1 4 6 4 1, ठीक है ना। 1 4 हुआ, 6 हुआ, 4 1 हुआ, तो 11 वाला जो है क्यूब हो, फोर्थ रूट हो, मतलब पावर जो है इसी हिसाब से बढ़ता है। यानी ये किसका फोर्थ रूट हो जाएगा, तो 11 का। अब ये जो 11/10 जो आया सो 1 साल का जो है, 1 साल का जो है जिस रेट पे मतलब कितना गुनी होगी सो पता है। ये जो है 4 साल का है कितना गुनी हो, ये 1 साल के हो गया, 1 साल का, ठीक है मेरे दोस्त। तो 10 से कोई राशि 11 हो रहा है, यानी कितना ब्याज मिल रहा है 1 साल में, तो 1 रुपया। 10 रुपया है, 1 साल में आपको ब्याज मतलब 11 हो रहा है राशि, तो कितना ब्याज मिला है, 1 रुपया। किस पर, 10 पर। और परसेंटेज निकालना है तो गुने 100 कर दीजिए, 1 लड्डू से 1 लड्डू, यानी कितना आ गया। तो 10% जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो गया, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का। कहता है 5 पुरुष किसी दीवार को जो है 12 दिन में बना लेता है, तो मूल दीवार से 50% अधिक दीवार बनाने के लिए जो है 10 दिन में बनाना है, बनाने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता हो। देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले जैसे कि इस प्रकार के फार्मूला होता है MDH, M1 D1 H1, इस प्रकार से जो भी रहे, काम जो है हमेशा नीचे आता है। उसी प्रकार से M2 D2 H2, काम जो है नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ जो है 5 गो मैन है और 12 दिन है, घंटा उंटा कुछ नहीं है, चाहे और औरत उरत कुछ इस प्रकार से नहीं। तो दुए वो है, तो चलिए 2 गो लेते हैं। तो समझ गए, देखिए सारा चीज ऊपर बुरा में होगा, खाली काम नीचे होगा, इसको याद रखना है बस। 5 पुरुष है तो 5 लिख दिए, कितना दिन में कर लेता है, 12 दिन में, जो भी दीवार बनाना है उसको। तो मान लीजिए कि 100% दीवार को बनाना है, ठीक है ना, 100% हमने मान लिया क्योंकि परसेंटेज में दिया है, तो 100% दीवार ये कर लेता है। अब कितना पुरुष चाहिए समय मालूम नहीं, तो 1 मान लीजिए, लेकिन टाइम 10 दिन का है, और दीवार जो है पहले से 50% ज़्यादा बनाना है, यानी पहले अगर 100% हम बना रहे थे तो अब कितना बनाएंगे, 150%, ठीक है। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो 50% के फ्रैक्शन निकालेगा तो फिर भी यही मेथड करना होगा, आना होगा। अब देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, ये 50 दूना 100, ये 50 दिया 150, ठीक है। और ये हो गया आपको 2 छक 12, ठीक है ना। और कटेगा इधर, इसको इससे काट सकते हैं 5 दूना 10, 5 दूना 10, और भी इससे काट सकते हैं 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, यहाँ 3 बचा हुआ है, यहाँ भी 3 बचा। तो x का मान कितना आ गया, 3 गुने 3, यानी कितना हो गया 9। तो 9 जो है मतलब 9 लोगों की आवश्यकता होगी, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो 9 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 5वां क्वेश्चन है कि यदि x रूट 12 इक्वल टू है 4 + x रूट 3, तो x का मान क्या होगा। देखिए ये x और रूट 12 है, क्या 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 रूट 3, मतलब 4 गुने 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब +4 + x रूट 3 हो गया, x रूट 3, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो ये 2x रूट 3, x रूट 3 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। x रूट 3 बराबर 4। अब ध्यान दीजिएगा ये x रूट 3 है, ये 2x रूट 3 है, तो 2x रूट 3 में से x रूट 3 घटेगा तो x रूट 3 बचेगा, बराबर 4, ठीक है मेरे दोस्त। अभी ये जो है x का मान निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा 4, रूट 3 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग। तो 4 रूट 3 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है मेरे दोस्त।
चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। छठा क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज KMN है, यहाँ पे देखिए त्रिभुज KMN है में जो है PQMN के समानांतर है, PQ जो है MN के पैरेलल है, ठीक है। यदि KP/PM बराबर 4/13 है, ये 4 है और ये 13 है, 4/13 है, एवं KN 20.4 है, KN किधर है भैया, ये पूरा जो है आपको 20.4 सेंटीमीटर, ठीक है, 20.4 है। तो KQ का मान क्या होगा, लीजिए KQ का मान पूछ दिया, ये मान, ठीक है। तो देखिए, जब भी एक त्रिभुज में कोई एक अन्य भुजा जो है एक तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो एक थ्योरम पढ़े होंगे, थेल्स थ्योरम जब इस प्रकार के जैसे KMN त्रिभुज है और PQ जो है MN के समांतर है, तो थेल्स थ्योरम कहता है कि इसके भुजा जो है एक अनुपात में होगा, ठीक है ना, एक निश्चित अनुपात में। जैसे ये KP/PM अब बराबर होगा KQ/QN, ठीक है मेरे दोस्त। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए हमको पूरा मालूम है, ये वाला छोटा वाला निकालना है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं या करके KP/ये पूरा का योगफल यानी KM, क्योंकि हमको पूरा वाला दिया हुआ है, ठीक है, और ये KQ/KN, ठीक है मेरे साथी, KN। अब देखिए KP तो आपको मालूम है, KP कितना है, 4 है, इधर लिख देता हूँ, या चलिए एक लाइन यहीं पे लिख देते हैं, 4/KM देखिए ये 13 है, 4 है, तो पूरा कितना हो जाएगा KM, 13 4 17, ठीक है मेरे दोस्त। KQ मालूम है नहीं, ये फाइंड करना है, चलिए ये KQ लिख दीजिए। अब KN मालूम है कितना है, 20.4। तो अगर इसको देखिएगा तो 17 एक दफे 17 दूना 34, 17 एक दफे 17 दूना 34, 1.2 से कट गया। अब 1.2 में जब 4 से गुना होगा तो ये KQ बराबर हो जाएगा 12×48, यानी कि 4.8। तो 4.8 जो कि है ऑप्शन नंबर ए, 4.8 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे, 7वां क्वेश्चन आपके पास है कि एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल 1386 मीटर स्क्वायर है। यदि पार्क के चारों ओर अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बिछाया गया है या रास्ता बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए बात को समझिए, जैसे कि एक वृत्ताकार पार्क है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो ये है, मान लीजिए पार्क है, इसका क्षेत्रफल दे दिया। अब क्या किया गया है कि 7 मीटर चौड़ा जो है इसी के चारों ओर से वो सड़क दिया है, ठीक है ना, ये कितना है 7 मीटर चौड़ा। तो इस रास्ता का क्षेत्रफल निकालना है। निकालने का 2 तरीका है। देखिए एक तो जैसे पूरा वृत्त का क्षेत्रफल मालूम है, ये जो वृत्त बनाए हो, इस वृत्त का अगर आप क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और घटा दीजिएगा उस क्षेत्रफल में से, तो उससे हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए आपको चाहिए r, तो r निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग r निकालते हैं। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल है, तो r को जो है हम कैपिटल R मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो चलिए बड़ा R मान लें। तो πr² का मान दे दिया 1386, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पाई का मान 22/7 रखेंगे तो ये 1386, ठीक है ना। कटेगा, कटना चाहिए, 11 दूना 22, और ये 11 से 11 एक दफे, 11 दूना 22, 11 छक 86, ये 2 से फिर काटेंगे तो 2 छक 12 और 2 तिया 6, तो r² बराबर हो गया 63 गुने 7, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा r का जो मान आ जाएगा √63 को हम लिख सकते हैं 9 गुने 7, 9 7 63 गुने 7, 9 का वर्गमूल होता है 3 और 2 को 7 में से 1 7 निकल गया। तो r मालूम पड़ गया कि सत्या कितना है 21। ये पार्क का त्रिज्या मालूम चल गया कि 21 मीटर है, कितना है 21 मीटर। तो अब 2 तरीका है आपसे यहाँ, या तो ये जो है आप इसके क्षेत्रफल में से जो है इसका क्षेत्रफल घटा दीजिए, पूरे निकाल करके पूरा क्षेत्रफल इसका निकाल लीजिए और घटा दीजिए, नहीं तो जो है फिर निकाल के घटाने जाइएगा, उससे अच्छा है कि डायरेक्ट घटाइए, ठीक है ना। तो देखिए ये r मालूम हो गया,
तो डायरेक्ट घटाने का मतलब ये हुआ कि इसके बड़का त्रिभुज के क्षेत्रफल, बड़का वृत्त का क्षेत्रफल में से, यानी कि पाई आर स्क्वायर में से घटा दीजिए ये किसको, छोटा वाला वृत्त, यानी पाई छोटा वाला को आर स्क्वायर मानते हैं। ठीक है, पाई पाई दोनों में कॉमन है, तो मतलब दोनों में है तो पाई हम कॉमन ले लेते हैं। ये बड़ा आर कितना है 21, तो ये हो गया 21 का स्क्वायर। ठीक है ना, अब माइनस स्मॉल आर क्या होगा, छोटा आर। देखिए 7 मीटर सड़क चौराहा, जैसे ये पूरा जो हुआ पूरा 100 हुआ 21, इसमें से 7 चौराहा हट गया तो अब कितना बचेगा, तो 21 में से 7 जाएगा 14, तो ये हो गया 14 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा सब में यहाँ मीटर है, इसमें मीटर स्क्वायर समझ लीजिएगा। ठीक है, लिख नहीं रहा हूँ। अब देखिए तो ये पाई का मान हो जाएगा आपको 22/7, और ये जो है 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, अब -14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। ठीक है मेरे दोस्त, तो 22/7 गुने ये 11 में से 6 जाएगा तो 5, यहाँ बचा 3, 3 में से 9, 13 में से 9 गया 9 4 13 4 3, और 3 में से गया 2। अब देखिए जब इसको काटेंगे हम तो 7 21, 24 है तो 3 बचा, 7 बचे 35। 35 में 22 से जब गुना करेंगे तो 35 में 35 गुना होता है 70, 70 में 11 से गुना करेंगे तो 11 7 77, यानी कि 770 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा जवाब 770 मीटर स्क्वायर, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। आपको समझाने में इतना वक्त लगा, अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे एकदम फास्टली जो है आप 15 से 20 सेकंड 30 सेकंड में मैक्सिमम कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां, यदि √15 का मान दिया हुआ है 3.88, तो 5 मतलब √5/3 5/3 का मान क्या होगा। देखिए अगर ये मान दिया है तो इसका जरूर कुछ ना कुछ यूज होगा। चलिए हमको मान किसका निकालना है, तो √5/3 का, इसका मतलब रूट इस पर भी है इस पर भी है, तो नीचे के रूट मतलब जब हम रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर नीचे √3 से हम गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये √3 में √5 से होके गुना हो करके ये हो गया √15, और √3 में √3 से गुना होके हो गया ये 3। ठीक है ना, 3 3 9 होगा, 9 का वर्गमूल 3 हो गया। अब √15 का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3.88, अब बटा 3। अब जब भाग दीजिएगा तो 3 लगेगा एक दफे। ठीक है, दशमलव दे दीजिए, 3 दूना 6, 2 बचा 28, तो 3 माँ 27, 1 बचेगा, तो 3 3 9, फिर 1 बचेगा, 3 3 9 3 3 9 3 3 9 होते रहेगा, यानी 1.293 पर रेकरिंग, 1.293 पर रेकरिंग, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 9वां क्वेश्चन है, √6 + √6 + √6 + √6 + √6 डॉट 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 एन टर्म तक के गया हुआ है, तो का धनात्मक मान क्या होगा। देखिए मेरे दोस्त, जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो डॉट 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 इन्फिनिटी तक गया हुआ हो, तो आपको क्या करना है कि जैसे ये 6 है तो 6 को आप ऐसे 2 टुकड़ों में खंड करना है, गुणनखंड करना है, ऐसे 2 भागों में इसको तोड़ना है जिसका अंतर 1 रहे। ध्यान रहे, इसको आपको ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है जिसका अंतर 1 रहे। तो आप कहोगे सर 2 3 6 तोड़िए ना, और 2 3 का अंतर 1, बिल्कुल सही बात है। तो अब कुछ नहीं करना, हिसाब अब खत्म हो गया। तो अगर प्लस रहे, प्लस का चिन्ह रहे, तो जवाब जो है बड़ा वाला संख्या होगा, यानी 3 तो इसमें नहीं है। और अगर इसके जगह पर माइनस रहता तो जवाब छोटा वाला संख्या होता। ठीक है ना, माइनस रहने पे छोटा वाला जवाब होता, प्लस है तो बड़ा वाला। तो 3 तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है मेरे दोस्त, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड वर्क का कहता है एम एक कार्य को 20 दिन में पूरा करता है और एन उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में पूरा कर लेंगे। देखिए एम जो है एक कार्य को कितना दिन में किया, 20 दिन में किया, और कौन भाई साहब है, एन है। एन जो है कितना दिन में किया, तो 30 दिन में किया। तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम निकालिए, तो 20 30 का एलसीएम कितना होगा, तो आपको होगा 60। 20 30 का लघुत्तम क्या होगा, 60। तो ये 60 क्या हुआ, 60 समझिए टोटल वर्क है, टोटल काम है। ठीक है ना, 60 वो काम है, मान के चले 60 यूनिट काम है। तो एम जो है 20 दिन में करता है, तो इसमें 20 से जब भाग कीजिए तो 20 तिहाई 60, यानी एम जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। जबकि एन 30 दिन में समाप्त करता है, तो 30 से जब इसमें भाग दिया जाए तो 30 दूना 60, यानी कितना है 2, यानी एन जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। ठीक है, समझ गए। तो अब कहता है दोनों मिलके, तो देखिए अब तो m प्लस n दोनों मिलके उस कार्य को कितना दिन में कर देगा, तो 60 वो काम है। ये एक दिन में 3 काम करता है, ये एक दिन में 2 काम करता है। जब दोनों काम पर जाएगा
तो एक दिन में कै को काम होगा, तो 3 दूनी 5, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो 3 दूनी 5, 5 से जब इसमें भाग देंगे तो 12 × 5 = 60 कट गया, यानी जवाब क्या आ जाएगा मेरे दोस्त 12 दिन। तो 12 दिन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 11वां नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि यदि एक धनात्मक संख्या n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है तो n का इकाई अंक क्या होगा। देखिए 5 से विभाजित होने पर जो है शेषफल 3 प्राप्त होता है। कोई संख्या लीजिए, संख्या जैसे अगर मान लेते हैं कि 5 से विभाजित प्रथम संख्या 5 होगा, लेकिन शेषफल 3 बचना चाहिए, तो ऐसा संख्या क्या होगा 8 होगा। 8 के बाद फिर वैसा शेषफल 3 बचने वाला 13 होगा, 13 के बाद 18 होगा। तो हमसे इकाई अंक पूछा है, तो देखिए इकाई अंक इसमें क्या है 8 है, इसमें क्या है 3 है, इसमें क्या है 8 है, फिर 23 5 चौके 20 लगेगा, 3 शेष बचे, इसमें क्या है 3। तो देख रहे हैं कि इसमें जो है या तो इकाई अंक 8 है या 3 है, या तो इकाई अंक 8 भी हो सकता है या 3 भी हो सकता है, यही दो होगा, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि शेषफल 3 बचने की बात कर रहा है, तो या तो 8 होगा नहीं तो 3 होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए अभी 7वां 8वां सेट आ गया है, इसमें से हमें शायद लगता है कि ये पहला मैथ का क्वेश्चन है जो ऑप्शन नंबर डी आया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपको बहुत रेयर केस में होगा, जब इस प्रकार से 2 को आंसर जब आएगा तब आपको ऑप्शन डी लगाना है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं के लिए तो ये है, ठीक है। देखिए इस संख्या का अगर आप मतलब जनरल टर्म अगर लिखना चाहिएगा तो संख्या क्या हो जाएगा, जैसे 5 से विभाजित है तो 5 के 3 से बचना चाहिए तो 3। अब यहाँ पर 1 रखिएगा तो 5 का 5 और 3 8 आएगा, 2 रखिएगा तो 5 10 और 3 13 आएगा, 3 रखिएगा तो 5 3 15 और 3 18 आएगा। तो हमको इकाई अंक पूछा था, तो इकाई अंक क्या होगा 3 होगा या फिर 8 होगा, और इस संख्या का जनरल रूप जो है 5 के +3 के रूप का होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से भिन्न सबसे बड़ी है। अब देखिए इसको करने का जो है कितना सारा तरीका है, जिसमें से 3 तरीका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमको सबसे बड़ी भिन्न बताना है, तो क्या करेंगे हम, चूँकि छोटी छोटी संख्या आप गुना आसानी से कर सकते हो, तो क्रॉस गुना वाला मेथड चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ। तो जैसे 13 में 11 से गुना होगा, अब कहिए 13 में 11 से गुना हमको कैसे आएगा, 13 दहाँ के 130 और फिर एक और जोड़ना है तो 13 11 दहाँ, तो 130 और 13 हो जाएगा 143, ठीक है ना। जबकि 12 में 12 से गुना कीजिएगा तो 144 आएगा, 12 का स्क्वायर 144 होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो हमसे बड़ी भिन्न पूछा है, तो देखिए 143 तो छोट हो गया ना, तो इसका कहानी खत्म, 11/12 की कहानी खत्म। अब इसी प्रकार से इसमें कीजिए, तो 15 दहाँ के 150 और 15 तिया 45, इसमें इससे गुना होगा तो 195 आएगा, कितना आएगा 195। जबकि 16 में 12 से गुना कीजिएगा तो ये आएगा 192, 16 में 12 से 16 दहाँ के 160 और 16 दूना 32, तो 192। तो फिर देखिए 192 की कहानी खत्म, ठीक है ना, 95 बड़ा हो गया। अब इसमें देखिए 16 में जब 13 से गुना होगा तो 16 दहाँ के 160 और 16 तिया 48, इससे गुना कीजिए तो 204 आ गया, ठीक है ना। 16 दहाँ के 160 और 16 तिया 48 208। 15 से गुना कीजिएगा तो 15 दहाँ के 150 और 15 चौके 60, जैसे 14 है ना जी, तो 10 और 4 को हम तोड़ के गुना करें, 15 दहाँ के 150 15 चौके 60, तो 150 60 हो गया 210, 210, ये 210 हो गया। तो 208 से 210 बड़ा है, यानी हमको सबसे बड़ा कौन हो गया 15/16, 15/16 जो कि है ऑप्शन नंबर। अब कहने का अर्थ है कि सर अगर यही क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा रहता, 111/112 रहता, तब क्या ऐसे ही गुना करते। तो देखिए एक और अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, इसको भी समझ लीजिए। 11/12 है, 12/13 है, 15/16 है और 13/14 है। देखिए मेरे दोस्त, अगर सब उचित भिन्न हो, उचित भिन्न मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन हो, वो उचित भिन्न क्या होता है कि अगर अंश जो है हर से छोटा हो, मतलब ऊपर वाला छोट संख्या रहेगा, नीचे वाला बड़ा संख्या रहे, तो इसको उचित फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है ना, उचित भिन्न बोलते हैं। तो सब इसमें उचित भिन्न है। देखिए 11/12, 12/13, 15/16, 13/14। तब आपको क्या करना है कि इसके बीच का ना गैप देखिए, तो देखिए दोनों का अंश और हर का गैप, तो 1 है 1 है 1 है 1 है, सबका गैप तो 1 ही है। अगर मान लेते कि किसी का 1 आता, 2 आता, 3 आता, इस प्रकार से, तो इस सबका ना एलसीएम लेते, तो 1 1 1 1 का तो एलसीएम 1 ही आते। जैसे मान लेते हैं कि अभी इसका कोई यहाँ पर 2 रहता है, वो का 3 रहता, तो एलसीएम 6 आता। तो अब क्या करते कि इससे जो है हम उसमें भाग करते, जो
भागफल मेरा आता है उसमें ऊपर वाला खाली संख्या से गुना करना है। जैसे यहाँ तो एक 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 का एक ही आएगा, तो एक आएगा तो एक में एक से भाग किया तो एक, तो 11 में एक से गुना हुआ तो 11 ही रहेगा, 12 में एक से तो 12 में, 15 में 15 ही, 13 में 13 ही। तो इस हिसाब से 15 सबसे बड़ा संख्या हो जाता है, तो 15/16 हमारा सबसे बड़ा संख्या हो जाता है, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 13वां क्वेश्चन है आपका कि एक किसान के घर में मुर्गियां और बकरियां हैं, मतलब कुछ मुर्गी है कुछ बकरी है। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 42 है और उनके पैरों की कुल संख्या 138 है तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे दोस्त, इस प्रकार के जब भी प्रश्न पूछेगा तो एक में रहेगा 4 पैर एगो जीव के पास और एगो जीव के पास 2 पैर। तो 2 पैर वाले जीव का 2 पैर वाले जीव जैसे कि यहाँ मुर्गी है का संख्या जो है का फॉर्मूला होता है 4 गुने सिर की संख्या, 4 गुने सिरों की संख्या अब माइनस पैरों की संख्या, पैरों की संख्या अब बटा 2, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ देखेंगे 4 गुने सिर की संख्या कितना है 42 अब माइनस पैर की संख्या कितना है 138 अब बटा कर देना है 2। ये हो गया आपको 4 दूना 8 और 4 चक 16, 168 माइनस 138 अब बटा 2। जब घटाइएगा 8 में से 8 जाएगा 0, 6 में से 3 जाएगा 3, 1 में से गया अब बटा 2, तो 15 दूना 30। तो यहाँ से पता चल गया कि 15 गो जो है मुर्गी है। कितने मुर्गी है 15 गो, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, तो ये तो हो गया फार्मूला। लेकिन अच्छा इसमें अगर 4 पैर वाला जीव का पूछता तो जैसे 15 ये हमेशा ही 15 को 2 पैर वाला का ये फार्मूला याद रखिए 4 गुने सिरों की संख्या माइनस पैरों की संख्या बटा 2, ऐसे निकाल लिए। अब 4 पैर वाला पूछता तो सिर तो सबके एक के गुना होगा जी, अरे चाहे 2 पैर वाला हो चाहे 4 पैर वाला, सबका सिर तो एक ही है। तो 15 को अगर 2 पैर वाला है तो 42 में से यानी सिरों की संख्या में से इसको घटा लेंगे तो हमारा जो है 4 पैर वाला का संख्या निकल जाएगा। ये तो हुआ कि जैसे कि अगर 42 में से आप 15 घटाते तो 15 दिया 45 यानी 27 वो जो है आपका 4 पैर वाला जीव हो जाएगा। ये तो हो गया फार्मूला। लेकिन अगर आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो देखिए एक बेसिक सा फंडा है, बेसिक कंसेप्ट। जैसे सिर की संख्या 42 वो है ये मान रहे हैं, अब मान के चलिए कि 42 के 42 जीव मुर्गिए है, 42 के 42 जीव अगर मुर्गिए रहता तो अब पैर की संख्या कितना होता, तो 42 गुने 2 यानी कि 84 होता। तब पैर की संख्या कितना होता है 84 होता। अगर 42 गो सिर है, हमने माना कि 42 सिर जो है मुर्गिए का है, तो पैर होना चाहिए 42 गुने 2 यानी 84 गो। लेकिन पैर यहाँ कितना है 138, तो 138 में से जब 84 माइनस कीजिएगा तो 8 में से 4 जाएगा 4 और ये 8 5 13, 54 गो पैर जो है ज़्यादा हो गया। ये 54 गो पैर क्यों ज़्यादा हुआ, ये 54 गो पैर किसका होगा, कहाँ से बढ़ा, तो ही जिसका 4 पैर होगा ना, क्योंकि हम तो सबको 2 पैर माने, तो कुछ जीव जैसे बकरी का तो 4 गो होगा, तो ये 54 गो जो बढ़ा हुआ है सिर्फ 4 गो पैर वाले के कारण बढ़ा हुआ है। तो 54 में 2 पैर का काउंट हम कर चुके हैं, सबके 2 पैर काउंट कर चुके हैं, तो 2 पैर ना बचा हुआ है, तो 2 से जब भाग कीजिएगा तो 27 दूना 54, तो 27 हो गया 4 पैर वाला। ठीक है ना, इसे पता चल गया 27 को हो गया 4 पैर वाला। अब 42 में से जब 27 घटाइएगा तो 15 को हो जाएगा 2 पैर वाला यानी मुर्गी की संख्या। तो आप ऐसे भी बेसिक कॉन्सेप्ट से भी जो है निकाल सकते हैं, अन्यथा फार्मूला को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर 6/25, 4/25 और 3/35 का जो है लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। हमें लगता है कि शायद पिछला ही सेट में या उससे पीछे वाला सेट में हूबहू यही क्वेश्चन और यही ऑप्शन, मतलब रिपीट कर गया है ये क्वेश्चन इस सेट में पिछले सेट के तुलना में, तो उस सेट में हम करवाए हुए हैं। तो हमने क्या बताया था, अगर आप लोग रेगुलर होंगे तो लसा क्या होता है, भिन्न का लसा जो होता है, भिन्न का लसा क्या होता है, तो अंश का लसा कीजिए, जो पूछा है सो ऊपर वाला कोई, जैसे लसा पूछा तो अंश का लसा और हर का जो है हरों का जो है मसा, हरों का मसा। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिए अंश जो है 6 4 3 है, 6 4 3 का लघुत्तम क्या होगा, तो ये सब जानता है 6 4 3 का लघुत्तम 12 होगा। ठीक है ना, अब 25 है, फिर 25 है और 35 है। ठीक है, ऐसे शायद हमें लगता है कि यहाँ 4/45 था, लेकिन खैर छोड़िए, अब जो लिखाया है सो। तो 25 25 35 में कॉमन क्या है, मतलब मौसा क्या होगा, तो 5 से सब संख्या कटेगा तो 5, तो 12/5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है और
इंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 15वां क्वेश्चन है कि 8/5 में से कितना घटाने पर 5/8 प्राप्त होगा। ये भी क्वेश्चन हुआ वो हम पीछे कोई शीट में करा चुके हैं। तो देखिए 8/5 में से कितना घटाना है मालूम नहीं तो x मान लीजिए कितना आ जाना चाहिए 5/8। तो ये x का मान हमको निकालना था, इसको इधर ले आते हैं और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 8/5 ये इधर आएगा तो माइनस में 5/8 बराबर आ गया x। अब कुछ नहीं करना है, इसका भिन्न के जोड़ बनाएगा। 8 5 का एलसीएम आ गया 40, 5 8 40 तो 8 8 64, अब माइनस 8/40 तो 5 5 25, ठीक है। 4 में से 5 गया ये 9 हो गया, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 गया तो 3, तो 39/40 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। 39/40 जो कि है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए कि 91 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। यदि यह अनुपात बदलकर 3/5 हो जाता है तो इस मिश्रण में मिलाया गया अतिरिक्त पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें पानी मिलाया गया ना तो अनुपात 3:5 हो गया। देखिए इसको दो तरीके से आप आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले तो मिश्रण कितना है 91 लीटर, इसको किस अनुपात में पाता गया है 3:4 के अनुपात में। तो 3:4 अगर अनुपात को जोड़ते हैं मतलब पूरा मिश्रण कितने का है तो 3:4 7 अनुपात। तो 7 अनुपात के मान है अगर कितना 91, तो 1 अनुपात के मान होगा कितना 63 91, 63 91 कटेगा ना जी, तो 1 अनुपात के मान 13, 1 अनुपात के मान 13, तो 1 अनुपात 3 अनुपात के मान हो जाएगा आपका 13 39 और 4 अनुपात के मान हो जाएगा 13 चक्के 52, ठीक है। तो पहले से उस मिश्रण में जो है 39 लीटर दूध था और 52 लीटर पानी था। बहुत भयानक मिश्रण है भाई, है ना। 39 लीटर दूध और 52 लीटर पानी। अब इसमें क्या किया गया है कि और पानी मिलाया गया है, कुछ मिलाया गया है मालूम नहीं, x मिला दिए। अनुपात जो है हो गया 3/5, 3/5। चलिए जितना काटता है काट दीजिए, तो 13 39 कट गया। अब ये क्रॉस गुना कीजिएगा तो 13 5 65, तो 52 प्लस x बराबर हो गया 65। ये 52 उधर जाएगा तो x बराबर हो गया 65 माइनस 52, यानी कितना आ गया मेरे दोस्त 13। तो 13 इस क्वेश्चन का जो है 13 लीटर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक तरीका अगर आप अनुपात मेथड से समझते हैं तो देखिए, जैसे पहले अनुपात कितना था, पहले जो है अनुपात था आपको 3/4। अच्छा से समझिएगा, ये भी समझ में आ जाएगा अगर समझने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत आसान सा बात है। अब जो है मतलब पानी मिलाने के बाद अब जो है वर्तमान में अब अनुपात हो गया आपको, अब जो है अनुपात हो गया 3/5। बात समझिएगा 3/5। तो कहने का अर्थ है कि पहले 3:4 था अब 3:5 है, यानी पानी मिलाया गया है। तो पानी दूध जितना था उतना अभी भी है, हाँ है। पानी पहले 4 था 5 हो गया, अब कितना यूनिट मिला दिया गया तो 1 यूनिट मिला दिया गया। हमको टोटल मिश्रण पहले वाला मालूम था तो 4 3 7, टोटल कितना है 7। तो अगर 7 यूनिट का मान जो है 91 है तो 63 91, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 13, यही 1 यूनिट का पानी मिलाया गया है, यानी आंसर कितना हो जाएगा 13 लीटर। तो आप इस तरीका से भी कर सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 17वां क्वेश्चन कहता है एक पुस्तक पर 2100 रुपया मूल्य अंकित है। मतलब अंकित मूल्य कितना है 2100। वह उस पर जो है 10% की छूट देने के बाद भी जो है 20% का लाभ अर्जित करता है। मतलब कोई है दुकानदार जो भी, तो 2100 रुपया अंकित मूल्य है मतलब, और उस पर 10% का डिस्काउंट देता है, फिर भी उसको 20% का लाभ होता है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है। देखिए ये भी क्वेश्चन हमें लगता है कि हम पीछे कराए हुए पीछे के सेट में या हूबहू इसी टाइप का, ठीक है ना, इसी पैटर्न पे। तो इसका एक रामबाण जो हम जब भी बताए थे कि आपको क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का कंसेप्ट हो और लाभ और छूट वाली बात हो तो आप एक रिलेशन लगाएंगे। क्या एक रिलेशन होता है एमपी और सीपी में कि एमपी बाई सीपी 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट। देखिए यहाँ एमपी 2100 दे दिया, एमपी मतलब मार्क प्राइस, ठीक है ना, अंकित मूल्य, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यानी क्रय मूल्य। तो यहाँ सीपी मालूम नहीं है और 100 प्लस पी कितना है 10%, प्रॉफिट कितना है 120%, तो 120 हो जाएगा और डिस्काउंट 10% है, 100 में से 10 घटाएगा तो 90 हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो जब इसको काटिएगा तो 30 से 30 90, 3 चौक 12, ठीक है, और ये 4 से जो है कटेगा, 4 5 20 और 4 दूना 8 है, 4 5 20, 525। 525 में ये जब गुना होगा 3 से तो सीपी बराबर जो है हो गया आपको 525 गुने 3 यानी 5 दिए 1525 थे 75। तो 1575 जो है, अच्छा इसका हमने ऑप्शन नहीं दिया था, तो 1575 जो है इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसा पीछे भी क्वेश्चन पीछे के स्टेट में करवा चुके हैं, देखिए यहाँ भी फिर से रिपीट हुआ।
ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, एवरेज का है। कहते हैं 6 व्यक्ति खाना खाने के लिए एक होटल में गया, उसमें से 5 व्यक्तियों में से जो है प्रत्येक ने अपने खाने पर 32 रुपया खर्चा किया, ठीक है ना। 5 गो कितना कितना खर्चा किया, 32 गो। जबकि छठा व्यक्ति जो है सभी 6 व्यक्तियों द्वारा किए गए व्यय के औसत से, व्यय के औसत मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए कि सबको अगर 100 रुपया खर्च करना था, तो उसने उस औसत यानी 100 रुपया खर्चा किया और उसके बाद जो है 80 रुपया अधिक खर्चा किया, ठीक है ना। तो सभी व्यक्तियों ने कुल मिलाकर के कितना रुपया खर्चा किया, तो देखिए, तो इसके लिए आप औसत निकालेंगे, ठीक है ना। तो औसत निकालने का, जैसे कि मान लीजिए कि अगर औसत जो है 32 होता, मतलब सबको 32 रुपया खर्च देना होता, तो ये सब तो अपना 32 रुपया देवे किया है, छठा भी 32 रुपया देता, तो क्या उसको 1 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ता? 1 रुपया एक्स्ट्रा रुपया देना नहीं पड़ता। तो 32 हमने औसत माना है, लेकिन 32 रुपया औसत माना है, जो कि ये 5 व्यक्ति दिया भी है और इसने भी दिया, मान लिया औसत माने तो 6 ने दिया, लेकिन ये अपना खर्चा देने के बाद ना 80 रुपया एक्स्ट्रा दिया। तो ये 80 रुपया जो एक्स्ट्रा दिया, किसका दिया, किसके हिस्से का दिया? ये 5 के हिस्से का दिया। तो इसलिए इसमें क्या से भाग करेंगे? 5 से। ध्यान रखिएगा कि जितना व्यक्ति रहेगा उससे एक कम से वहाँ भाग लगेगा, क्योंकि वो व्यक्ति, छठा व्यक्ति जो अपना खर्चा तो दे रखा है, मतलब वो जो है औसत खर्च जितना लगना चाहिए सबको वो दिया है, और उसके बाद 80 रुपया एक्स्ट्रा दिया, तो इसलिए 80 में 5 से भाग करेंगे। तो ये 32 अब प्लस ये 16 पचे 80 कट जाएगा, नहीं 16 पचे 80, तो ये हो गया 16, 32 से 16 कितना हो जाएगा? 48। तो बहुत बार इस क्वेश्चन में, ऐसे वाला क्वेश्चन में औसत ही पूछता है, तो औसत कितना हो जाता है? 48। लेकिन हमसे यहाँ कुल व्यय पूछ दिया है, तो अब तो व्यय आप निकाल ही लोगे ना, कि तो सबको खर्चा करना था 48 रुपया, आदमी क्या वो था? 6 गो, तो बस गुना कर दीजिए। 8 छक 48 के 8 हाथ से 4, अच्छा छक 24, 24 से 4, 24 से 4 28, तो 288 रुपया। एक बार ठीक से फिर से गुना कर लीजिए, 8 छक 48, हाथ से 4, 6 छक 24, 24 4 28, तो 288 रुपया जो है, जो कि ऑप्शन नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मतलब किस ऑप्शन के साथ चले जाएंगे? ऑप्शन नंबर ई के साथ। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 19वां क्वेश्चन, ए क्यू प्लस बी क्यू और ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 का लसा निकालें। देखिए, लसा जो होता है, जैसे कि 2 या 3 इस प्रकार से संख्या है, तो उसका गुणनखंड कीजिए और उस सब में जो है जो मैच कर गया वो भी, और जो नॉन मैच किया सो भी लसा होता है। या फिर अगर पावर में कोई संख्या है तो किसी भी संख्या का जो है मैक्सिमम पावर वाला जो है आपका लसा होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, जैसे ए क्यू अब प्लस बी क्यू है, तो इसको जब हम खंड करेंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए स्क्वायर, ठीक है ना। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, जानते होंगे। और ए के पावर 4 है माइनस बी के पावर 4 है। अच्छा, ए के पावर 4 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे ए के पावर 4 है अब माइनस बी के पावर 4 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता है? ए स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 दूना 4, अब माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। अब इससे क्या होगा कि देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो गया ये, तो ए प्लस बी, एक मतलब ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर, ठीक है मेरे दोस्त। इसको ये एक लाइन और टूटेगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखिए, अगर दोनों में लसा वही होगा जो दोनों में मैच किया सो भी और न किया वो भी। तो देखिए, ए प्लस बी इसमें भी है, ए प्लस बी इसमें भी है, तो लसा जो है आपका लसा क्या होगा? सबसे पहले तो ए प्लस बी हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद क्या होगा? तो ए प्लस बी के बाद चलिए इसको लिख देते हैं, अब ये बच गया तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद ये बच गया ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, और उसके बाद ए माइनस बी। देखिए, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फार्मूला है? ए क्यू प्लस बी क्यू का। तो क्या इसके जगह पर हम लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू लिख सकते हैं। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई ए बी, तो ये हमारा फाइनल जो है आंसर हो जाएगा, यानी लसा। तो देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, नहीं लास्ट में हमको माइनस आना चाहिए, ए क्यू प्लस बी क्यू ए स्क्वायर। ये ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे, समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और ये आपका आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। एक बस जो है अपनी वास्तविक चाल के 7/8, मतलब समझिए कि पहले उसका चाल 8 था तो अभी चल रहा है 7 से, ठीक है ना। अपने वास्तविक का 7/8 से जब वो चलता है तो 42 किलोमीटर की दूरी जो है 1 घंटा 16 मिनट में तय करती है। तो बस की वास्तविक चाल क्या होगी?
तो सबसे पहले तो इसका हम चाल निकालते हैं। तो इसका चाल जो है, इसको हम क्या नई चाल बोल देते हैं, नई चाल। नई चाल जो है कितना है 42, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो 42 समय जो है 1 घंटा 16 मिनट है। अच्छा 1 घंटा 16 मिनट को पहले जो है आप घंटा में कन्वर्ट कीजिए। देखिए 1 घंटा तो ये पूरा है ना, इस 16 अब बटा घंटा में बदलने के लिए 60, 4 चौके 16 और 15 चौके 60, यानी कि 1 + 4 बटा 15 आ गया। 15 का 15 4 19, तो 19 बटा 15 घंटा हम बोल सकते हैं इसको। 19 बटा 15 का 15 जब कीजिएगा, 15 का 15 4 19 बटा 15, तो 19 बटा 15 घंटा होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 19 बटा 15, 19 बटा 15, ठीक है 19 बटा 15। तो ये हमारा नया चाल हो गया। मन है तो ये तीसरी बटा को ऊपर कर लीजिए, तो हम लिख सकते हैं 42 गुने 15 बटा में 19 किलोमीटर प्रति घंटा में आया, ठीक है किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए तो अब बात समझिएगा कि चाल जो है 7 बटा 8 है, मतलब पहले 8 था वास्तविक, ई वास्तविक है, ई वास्तविक है 7 बटा 8 है। ये जो है 8 जो हुआ सो वास्तविक है, राइट। ऊपर जो आ गया सो नई हो गया, नई चाल। तो नई चाल 7 है, तो 7 यूनिट का मान अगर दिया हुआ है हमको कितना 42 गुने 15 बटा 19, तो अगर 1 यूनिट का मान निकाले तो 7 छक 42 कट जाएगा, तो 15 छक्का 90 बटा 19 हो जाएगा, 15 छक्का 90 बटा 19, ठीक है मेरे दोस्त, कुछ गड़बड़ नहीं ना हो रहा है। चलिए ठीक है, तो 15 छक्का 90 और बटा 90 बटा 19 हो गया, 1 यूनिट का मान हो गया 90 बटा 19। तो हमको कै यूनिट का मान निकालना है 8 यूनिट का मान है ना, तो इसमें 8 से गुना कर दीजिए। तो ये तो पूरा पूरा कटने वाला है नहीं, पूरा पूरा कटने वाला है यहाँ, ठीक ही है ना। 15 का 15 और 4 19, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 15 चौके 60, सब कुछ ठीक तो है, ठीक है। तो इसके साथ जो है इसका जो है ऑप्शन क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ई के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन भी ठीक है, क्वेश्चन भी ठीक है। तो इसका जो है ये 90 गुने 8 बटा 19 आएगा, जो कि इसका फ्रैक्शन में जो है कर लीजिएगा। तो ये 37 पूर्णांक कुछ आता है, जो कि लगभग 38 के बराबर होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन ई है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ई ही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं ऐसा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा, इसे कम से कम एक ग्रुप में शेयर कीजिए, और अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को दबा लीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, जय हिंद।